जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। भारत अब स्टेल्थ खतरों से निपटने के लिए यूएचएफ और वीएचएफ बैंड के रडार को डेवलप करना शुरू कर चुका है। आप सबको मालूम ही होगा कि भारत के पड़ोस में अब स्टेल्थ फाइटर जेट्स का खतरा बढ़ने लगा है। ऐसे में भारत के पास खुद का भी कोई 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट तो नहीं है जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट हो, लेकिन अपनी स्थिति को मजबूत बनाते हुए भारत अब अपने बॉर्डर के पास अपनी रडार क्षमताओं को बढ़ाना शुरू कर रहा है। आने वाले सालों में चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास, जैसे कि मैंने कहा, कि बड़ी संख्या में स्टेल्थ फाइटर जेट्स तैनात हो जाएंगे, जिससे कि भारत के एयर डिफेंस नेटवर्क के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। और इस तरीके के उभरते हुए खतरों से निपटने के लिए इंडियन एयरफोर्स खास तौर पर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, जिसे कि यूएचएफ कहा जाता है, और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि वीएचएफ बैंड में काम करने वाले एडवांस रडारों को डिप्लॉय करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स का पता लगा सकते हैं। हालांकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में दोस्तों रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स लगे होते हैं, जिससे कि इन्हें पारंपरिक यानी कि जो कन्वेंशनल रडार सिस्टम है वो ट्रैक नहीं कर पाते हैं। ऐसे में यूएचएफ और वीएचएफ बैंड पर काम करने वाले रडार ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। ये जो यूएचएफ और वीएचएफ रडार है, ये लॉन्गर वेवलेंथ पर काम करते हैं, जो कि स्टेल्थ कोटिंग्स और फ्रीक्वेंसियों द्वारा आसानी से अवशोषित या फिर विक्षेपित नहीं होते हैं। नतीजन ये रडार कन्वेंशनल रडार के एक्स बैंड रडार की तुलना में स्टेल्थ फाइटर जेट्स का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने की अधिक संभावनाएं रखते हैं। कहा जा रहा है कि नए रडार को भारत के मौजूदा इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाएगा, ताकि सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके और संभावित खतरों के लिए भारत की जो प्रतिक्रिया का समय है उसमें सुधार किया जा सके। यहाँ पर दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि यूएचएफ और वीएचएफ रडार वाकई में स्टेल्थ फाइटर जेटों को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इनकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि रडार आमतौर पर हाई फ्रीक्वेंसी वाले रडार की तुलना में कम दूरी पर ही लक्ष्यों का पता लगाते हैं। ऐसे में इस तरीके की चुनौतियों का समाधान करने के लिए इंडियन एयरफोर्स इन रडार को मल्टीलेयर यानी कि बहुस्तरीय डिफेंस स्ट्रैटेजी के हिस्से के रूप में नियोजित करने की योजना बना रही है। मतलब साफ है कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले रडार के साथ उन्हें पूरक बनाकर कई स्रोतों से डेटा को इंटीग्रेट करके भारत एक मजबूत डिटेक्शन और रिस्पॉन्स सिस्टम बना रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के लिए क्रिस्टल मेज 2, जिसे कि रॉक्स के नाम से जाना जाता है, इसका अब भारत में लोकल यानी कि स्थानीय उत्पादन किया जाएगा। इजराइल के द्वारा विकसित की गई ये एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल, जिसे कि इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI MiG-29 UPG और जागवार फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट किया गया है। भारत की क्रिस्टल मेज 2 को खास तौर पर सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि दुश्मनों के हाई वैल्यू वाले टारगेट्स को लक्षित करती है। 250 किलोमीटर यानी कि 250 किलोमीटर से अधिक की स्ट्राइक रेंज के साथ यह मिसाइल ऐसी ही दूरी पर एंगेजमेंट करने की अनुमति देती है। इसका डिजाइन खास तौर पर जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में किया जाता है, जो कि वर्तमान में वॉरफेयर सिनेरियोज में एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जहां दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आने वाले खतरों को खत्म करने के लिए एंटी एक्सेस ऑब्लिक एरिया डिनाइल यानी कि A2AD जोन को स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत में क्रिस्टल मेज 2 का उत्पादन करने के लिए तैयार है, और ये कदम भारत की मेक इन इंडिया पहल के साथ भारत की स्थिति को मजबूत करता है। इस तरीके के एडवांस हथियारों का स्थानीय उत्पादन भारत को न केवल विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करेगा, बल्कि जो इनकी कॉस्ट है यानी कि लागत है उसे भी कम करेगा, और साथ ही साथ सप्लाई चेन का जो इश्यू आता है वो भी नहीं आएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आखिरकार दोस्तों भारत ने एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन सिस्टम को तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसकी स्टील कटिंग सेरेमनी आयोजित की जा चुकी है, और ये भारत की नेवल टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में दोस्तों डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत जी ने लार्सन एंड टूब्रो हजीरा फैसिलिटी में एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन यानी कि AIP सिस्टम के लिए स्टील कटिंग सेरेमनी की अध्यक्षता की है। यह समारोह AIP प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई ये जो AIP सिस्टम है वो भारत की कलवरी क्लास की पनडुब्बियों की जो इंड्योरेंस और स्टेल्थ क्षमता है उन्हें बढ़ाने के लिए अब तैयार है, जिससे कि अब उन्हें बार बार सतह पर नहीं आना पड़ेगा, यानी कि लंबे समय तक पानी में रहेंगी। और ये टेक्नोलॉजी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण भी है, जहां कम यानी कि लो अकॉस्टिक प्रोफाइल बनाए रखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। LNT फैसिलिटी में निर्मित की जा रही ये जो AIP टेक्नोलॉजी है वो डीआरडीओ से LNT प्रिसीजन सिस्टम एंड इंजीनियरिंग ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए ली है। और ये स्टील कटिंग सेरेमनी दोस्तों अभी केवल शुरुआत है भारतीय नौसेना के आधुनिकरण की, जिसे बनने में कई साल लगे। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश अब एक ऐसी डील करने वाला है पाकिस्तान से, जिससे कि वाकई में भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उन्हें खतरा हो सकता है। और एक खुफिया इनपुट
मिला है जो बताता है कि किस तरीके से भारत के खिलाफ बांग्लादेश पाकिस्तान से SRBM मिसाइल खरीदने वाला है। ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे खरीदने के लिए पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश ने कांटेक्ट किया है। इसका नाम अब्दाली है, जिसकी रेंज करीबन 400 किलोमीटर से थोड़ी कम है। मतलब साफ है कि इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ बांग्लादेश करेगा। अब्दाली SRBM, जिसे कि पाकिस्तान की सेना में हथ-2 के नाम से भी जाना जाता है, ये एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। भले इसकी रेंज सीमित है, लेकिन दोस्तों भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वो इसकी जद में आसानी से आ सकते हैं और इस मिसाइल को पाकिस्तान की सुपार्को ने तैयार किया है और ये पाकिस्तानी सेना में इंडक्टेड भी है। इस तरीके से दोस्तों बांग्लादेश क्षेत्रीय संतुलन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। एक बड़ा थ्रेट वहां पर खड़ा होने वाला है और पाकिस्तान क्यों नहीं देगा इसको। पाकिस्तान को तो 1971 की जंग का वो मलाल आज भी है कि उनसे उनका हिस्सा कट गया, लेकिन अब मौका उनके हाथ में आ रहा तो उसे कैसे जाने देंगे। डेफिनेटली वो इस मिसाइल को यानी कि अब्दाली मिसाइल को बांग्लादेश को मुहैया कराएंगे। हालांकि भारत के लिए बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन बांग्लादेश जैसा छोटा देश इस तरीके की मिसाइलों को हासिल करने का इरादा क्यों रखता है ये भारत भी जानता है। हालांकि पाकिस्तान दोस्तों इतनी आसानी से बांग्लादेश को इस मिसाइल को नहीं दे सकता है, क्योंकि ये दोनों ही धूर्त देश जो हैं वो MTCR का हिस्सा नहीं है। ये तो दोस्तों आप देखिए बांग्लादेश की अभी शुरुआत है बैलिस्टिक मिसाइलों को खरीदने की। आगे देखिएगा वो एक पूरा जमावड़ा वहां पर खड़ा कर देगा। टारगेट उसका ऑब्वियस सी बात है, कहने के लिए म्यांमार हो सकता है, लेकिन असली टारगेट भारत है। भारत को इस बात को फोकस में रखना पड़ेगा कि किस तरीके से बांग्लादेश की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हो रही हैं, चाहे वो ड्रोन एक्टिविटीज़ हो। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की बात आई है, जो कि एक खुफिया इनपुट मिला है, जो कि करीबन 99% ठीक भी होता है। तो आप समझिए दोस्तों, हमारे लिए एक और मोर्चा खुल जाएगा, यानी कि तीसरा फ्रंट। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। HAL और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अब दोनों ही काफी क्लोजली काम कर रही हैं ताकि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट अपनी पहली फ्लाइट अक्टूबर 2026 में कर सके और ये 2029 में अपने प्रोडक्शन में आ सके। इसके अलावा HAL और इंडियन एयरफोर्स भी इस बात को लेकर एग्री हो चुके हैं कि तेजस मार्क 2 का जो इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस स्टैंडर्ड है, यानी कि IOC स्टैंडर्ड वाला जो एयरक्राफ्ट है वो अपने प्रोडक्शन में आ जाएगा, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स को इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी। और एक बार ये एयरक्राफ्ट इंडक्ट होना शुरू हो जाएगा तो ये एयरक्राफ्ट कई तरीके के इंटीग्रेशन और टेस्टिंग से गुजरेगा, जिसमें कि मल्टीपल वेपन सिस्टम्स इसमें इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। हालांकि ये मल्टीपल फेज में काम किया जाएगा, जिसमें कि बाकायदा इंडियन एयरफोर्स की एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट भी तेजस मार्क 2 को धीरे धीरे फुली कॉम्बैट केपेबल बना देगी जब वो इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में आएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ऑस्ट्रेलिया की नेवी अब परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन का निर्माण कर रही है, जो कि सबसे एडवांस लड़ाकू सबमरीन होने वाली है। हालांकि इस पनडुब्बी का जो निर्माण है वो ऑकस समझौते के तहत किया जा रहा है और ऑकस में दोस्तों आप सब जानते हैं कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। जो खबरें आ रही है वो बताती है कि ऑस्ट्रेलिया की इस पनडुब्बी की क्षमता जो है, खासकर की मारक क्षमता, वो काफ़ी अधिक होने वाली है। इसमें एक पावरफुल रिएक्टर होगा जिसकी क्षमता और ज़्यादा होगी। ये वर्तमान में किसी भी तरीके की पनडुब्बी की तुलना में सबसे ज़्यादा एडवांस होने वाली है। SSN ऑकस क्लास की जो सबमरीन है उसका डिस्प्लेसमेंट 10,000 से ज़्यादा हो सकता है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के पास कॉलिंस क्लास की 6 पनडुब्बियां हैं और इन SSN ऑकस क्लास की पनडुब्बियों में दरअसल 8 ऐसी ही पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया बनाना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा गया है कि वो 3 वर्जीनिया और 5 SSN ऑकस की उसकी बड़ी योजना है। ये प्रोग्राम 2054 तक चलने वाला है और इस पूरे प्रोजेक्ट में अमेरिका की एडवांस टेक्नोलॉजी भी शामिल होगी। पनडुब्बी में कई तरीके के हथियार होंगे, जिसमें कि मार्क 48 हैवी वेट टॉर्पीडो, इसके अलावा कई मिसाइलें आदि। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तुर्की का अकंसी ड्रोन दोस्तों, इस पर कई तरीके के एडवांसमेंट किए जा रहे हैं और हाल ही में अब इसने एक और बड़ा प्रदर्शन करके दिखाया। दरअसल तुर्की के बयार कतार अकंसी ड्रोन ने UAV 122 सुपरसोनिक मिसाइल को सफलतापूर्वक दागा है। इस मिसाइल में TV सीकर लगाया गया है, जो कि आसानी से दुश्मन के टारगेट को ढूंढ सकता है और उन्हें खत्म कर सकता है। ये सफलता तुर्की को ड्रोन जो टेक्नोलॉजी में दुनिया के एडवांस देशों की लिस्ट में शामिल करती है और ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना को यही ड्रोन मिला हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस ये जो UCAF है वो मॉडर्न युद्ध में जंग का नक्शा बदल सकते हैं। ये काफी तेजी से सटीक हमला कर सकते हैं और इस ड्रोन में PT6A 135A इंजन लगा है और ये ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई तक और 24 घंटे तक हवा में रह सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिका की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि चाइना लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्ट्री की जो सालाना रिपोर्ट है उसमें चीन के S-20 स्टेल्थ बॉम्बर को प्रमुखता दी गई है।
जिसमें कहा गया है कि 2030 के दशक में भी ये नहीं आएगा। लेकिन चाइना लंबी दूरी के बॉम्बर्स को तैयार कर रहा है, जिसका नाम S-20 है। चाइना का S-20 प्रोग्राम अमेरिका के B-2 स्पिरिट और B-21 रेडर बॉम्बर के लिए चीन का एक बड़ा जवाब माना जाता है। चाइना का S-20 बॉम्बर पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। हालांकि चाइना की तरफ से इस बम वर्षक के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। इवन दोस्तों, ये इतना घातक है कि परमाणु बम भी दाग सकता है। तो फिलहाल इधर तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।